नमस्कार, अमरम साधोरा क्लासेस परिवार में एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे साथियों तक इस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचा है। तो साथियों जुड़िए, अगर आप पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। तो पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आप लोगों के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। पिछले वीडियो सेशन में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप एक चमत्कारी रणनीति बनाकर जो है लाखों लोगों की भीड़ से आगे निकल सकते हो और बेहतरीन तैयारी करके इस भर्ती में सिलेक्शन ले सकते हो। आप तमाम बच्चों को पता है कि लगभग 30-40 लाख फॉर्म इस वैकेंसी के अंदर भरे जाएंगे। ऐसे में जो कंपटीशन है वो अच्छा भला देखने को मिलेगा, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्यादा भीड़ से आपका सिलेक्शन नहीं रुकता है। सिलेक्शन रुकता है कि आप अच्छी तैयारी नहीं करते हो तब, या आपके पास में कोई अच्छी स्ट्रेटजी या रणनीति नहीं होती है। तो उस वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि अगर आप चाहो तो हम इसको लेकर जरूर बात करेंगे कि किस प्रकार से पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हैं, एक साथ में कितने विषयों की तैयारी करनी चाहिए, क्या हम विज्ञान गणित को छोड़कर भी सिलेक्शन ले सकते हैं। इस प्रकार के जो तमाम सवाल आपने पूछे उनको लेकर इस सेशन में हम बात करने वाले हैं। ये बड़ा सवाल है, बहुत सारे बच्चों के मन में ये चल रहा है कि सर गणित और विज्ञान को अगर हम छोड़ दें, ड्रॉप कर दें, क्या तो बाकी जो सब्जेक्ट है क्या उनसे हमारा सिलेक्शन हो सकता है। ये बड़ा सवाल है, जरूर इस पे बात करेंगे। और बहुत सारे बच्चे जो परीक्षा देने जाते हैं उनमें ऐसा काम करते भी है कि सही सर मैथ को हम छोड़ देते हैं, मैथ तो हम टच करके ही नहीं आएंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। क्या नुकसान हो सकता है इसको लेकर बात करेंगे। कितने विषय रोजाना पढ़े भाई, आपके लगभग 7 से 8 विषय दिए गए हैं, तो रोजाना क्या सभी विषय पढ़ सकते हैं, क्या पॉसिबल है, या फिर हमें सिलेक्टेड सब्जेक्ट ही पढ़ना चाहिए। और अभी से हम तैयारी शुरू कर रहे हैं तो हम कौन कौन से सब्जेक्ट को प्राथमिकता दे, प्रायोरिटी दे, इसको लेकर बात करेंगे। क्या सभी विषय पढ़ना जरूरी है क्या तैयारी के लिए, क्या चयन करवाने के लिए हमें सभी विषय पढ़ने चाहिए, इसको लेकर इस सेशन के अंदर हम जुड़े हुए हैं। देखिए, क्या बिना गणित और विज्ञान के चयन हो सकता है, इसको लेकर तो बाद में बात करेंगे। सिलेबस कैसे पूरा करें, सभी विषयों को एक साथ पढ़ें या फिर रोजाना कुछ सिलेक्टिव सब्जेक्ट हम पढ़ें, इसको लेकर हम मैं पहले आप लोगों से बात करूंगा। ये हमारा कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, इसको लेकर बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे जो हमारे आज के इस सेशन का टॉपिक रहने वाला, इसको लेकर देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना है कि सिलेबस क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। सिलेबस को सबसे पहले समझने की जरूरत है। अगर सिलेबस आपको पूरा डिटेल में नहीं पता है तो तैयारी शुरू मत कीजिए। आपको 1-2 दिन लगे तो लगने दो, लेकिन सिलेबस को अच्छे से आपको समझना है। किस टॉपिक में क्या पढ़ना है, किस टॉपिक में क्या दिया हुआ है, किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक में किसके संदर्भ में बात की हुई है, इन तमाम चीजों का पहले से आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद में दो तरह के बच्चे होते हैं, एक वो जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, एक वो जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की है। दोनों के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको तैयारी करनी है। देखिए, सबसे पहले आपको सिलेबस का एक चार्ट अच्छे से बना लेना है। सिलेबस का चार्ट बनाने का मतलब है कि सभी विषयों के जो टॉपिक्स है वो आपको अच्छे से ऐसे नोट कर लेना है। जैसे क्लास संस्कृति के आपने टॉपिक्स बना लिए, इतिहास के सभी टॉपिक्स बना लिए, विज्ञान और गणित के आपने टॉपिक्स बना लिए, ऐसे ही पशुपालन, इतिहास, भूगोल के आपने सभी टॉपिक्स की लिस्टिंग कर ली। ठीक है, लिस्टिंग करने के बाद में अगर आपने पहले तैयारी कर रखी है तो आप उन टॉपिक्स को चिन्हित कर लीजिए जो आपको पहले से थोड़ा समझ में आ रहे हैं, यानी 40-50% आपने पढ़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए यहां से मैं बात करूं तो मान लीजिए किसी बच्चे ने दुर्ग पहले से पढ़ा हुआ है, समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। संत संप्रदाय मान लीजिए पढ़ा हुआ है, तो लोक नृत्य पढ़ा हुआ है, लोक देवता पढ़ा हुआ है, तो उन टॉपिक्स को आप टिक कर लीजिए। पहले जो टॉपिक आपने तैयार किए हुए हैं उन्हीं टॉपिक्स को एक बार तैयार कर लो। इससे आपका कॉन्फिडेंस अप होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद में ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करो जिनको आपने टच नहीं किया है, जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, जो आपके समझ से बिल्कुल परे हैं। उन टॉपिक्स को आप अलग निकालो और उनको प्राथमिकता देकर पूरा करो। पूरा करने का मतलब है कि जैसे आपको बाकी टॉपिक्स आ रहे हैं वैसे ही उन टॉपिक्स की आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। अच्छा, एक बात का जरूर ध्यान रखना कि आपको सभी टॉपिक्स जरूर पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ो, नहीं, आप हर सब्जेक्ट के सभी टॉपिक्स को एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद में मैंने आपको एक वीडियो सेशन में बताया था कि स्कोरिंग टॉपिक कौन से हैं, कहां से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जैसे अभी मैं मान लो इस इतिहास की बात करूं तो प्राचीन सभ्यता जो है ये स्कोरिंग टॉपिक है, क्योंकि यहां से पिछले 6 से 8 सालों में 80 सवाल पूछे गए, सर्वाधिक सवाल पूछे गए हैं। मेवाड़ का जो इतिहास है ये स्कोरिंग टॉपिक है, इस टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि सर्वाधिक सवाल यहां से पूछे जाते हैं। 131 सवाल पिछले 6-7 सालों में पूछे गए हैं। इधर हम बात करें तो यहां पर जो चित्रकला है, यहां से 85 सवाल आए हैं, संत संप्रदाय से 97 सवाल आए हैं। ये जो आगे नंबरिंग लिखी हुई है ना, ये पीछे पूछे गए प्रश्नों की संख्या लिखी हुई है। ठीक है, ये भी मैंने आपको समझाया था एक वीडियो के अंदर। तो आपको जो स्कोरिंग टॉपिक्स है उनको एग्जाम के टाइम में एग्जाम के दृष्टिकोण से थोड़ा ज्यादा महत्व देना होता है। हर सब्जेक्ट में 8-10 ऐसे टॉपिक है जहां से सवाल ज्यादा आते हैं, वो पेपर बनाने वाले के फेवरेट टॉपिक होते हैं। उनको आपको लास्ट में दोबारा से बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस प्रकार से जब आप तैयारी करोगे तो किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक अछूत नहीं रहेगा, यानी हर टॉपिक आप आराम से कवर कर पाओगे, गलती से भी आपका कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जब आप इस तरह से टॉपिक्स कवर करोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि सर्वाधिक सवाल कहां से पूछे जा रहे हैं, स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से हैं, मुझे कौन से टॉपिक्स में दिक्कत महसूस होती है और कौन से टॉपिक्स है जहां मुझे आसानी महसूस होती है, जो मेरे लिए थोड़ा सपोर्टिव है। इससे क्या होता है कि आपकी तैयारी का लेवल
आपको पता चलता है, आपकी तैयारी कितने प्रतिशत तक पहुंची है इस बात का आपको पता चलता है, कहां कमजोरी है इसका भी आपको पता चलता है। तो इस प्रकार से चार्ट बनाकर ही आपको क्या करना है, तैयारी शुरू करना है। अब बात आती है कि सर एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़े, यानी अभी से हम तैयारी शुरू कर रहे हैं तो हम कितने सब्जेक्ट एक साथ में लेकर चल सकते हैं। तो 4 सब्जेक्ट आप लेकर चल सकते हो। अगर आपकी जगह मैं हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं राजस्थान जीके के 2 सब्जेक्ट ले लूंगा। जैसे मैंने राजस्थान की कला संस्कृति ले ली, राजस्थान का इतिहास ले लिया, 2 सब्जेक्ट मैंने ये ले लिए। एक सब्जेक्ट में विज्ञान या गणित में से उठा लूंगा और एक सब्जेक्ट अपना पशुपालन का जो बी पार्ट का है मैं उसको लेकर चलूंगा। ये 4 सब्जेक्ट में एक साथ में लेकर चलूंगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि मैं 45 सवालों की तैयारी तो वो कर रहा हूं, उसके बाद में जो है मैं राजस्थान जीके के 2 सब्जेक्ट लेकर चल रहा हूं। तो 30 क्वेश्चन यहां से, 30 और 45 कितने कितने सवाल हो गए, 75, और 15 सवाल विज्ञान या गणित। तो यहां से कितने सवाल हो गए, 75 और 90, यानी एक साथ में जब हम तैयारी शुरू करेंगे तो हमारा टारगेट यह रहेगा कि हम 150 में से 190 प्रश्नों की तैयारी में लग चुके हैं। 190 प्रश्नों की तैयारी करने का मतलब है कि 60% तैयारी हमारी क्या हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही ये इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका फिनिश हो जाए, मान लीजिए इतिहास पूरा फिनिश हो गया तो इसकी जगह आप ज्योग्राफी को अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था या सामाजिक विज्ञान को लगा दीजिए, विज्ञान हो गया तो गणित को लगा दीजिए। इस प्रकार से आप तैयारी करोगे तो आपका एक बार का जो सिलेबस है वो लगभग आप 2 महीने के अंदर पढ़ पाओगे, लगभग 2 से ढाई महीने में आप कंप्लीट कर लोगे। आपके पास कितना टाइम है, कम से कम 4 महीने का है, अधिकतम 6 महीने का है। तो कम से कम 4 महीने के अंदर आप टारगेट लेकर चलो कि 2 महीने में मुझे क्या करना है, एक बार कम से कम सिलेबस को पढ़ ही लेना है। चाहे मैं ऑनलाइन कोर्स ले रखा है उससे पढ़ूं, चाहे मैं ऑफलाइन कोचिंग जाके पढ़ूं, चाहे मैं गाइड लेकर पढ़ूं, लेकिन मैं इस तरीके से कम 60 दिन में मैं टारगेट रखूंगा कि मैं एक बार का जो सिलेबस है उसको मैं पढ़ लूंगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो टारगेट लेकर चलना है उसमें आपको वापस ये देखना है कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर कहां पर आपको दिक्कत हो रही है, कौन से टॉपिक्स आपके सही नहीं समझ आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को सिलेक्ट करके वापस से आपको पढ़ लेना है। तो कहने का मतलब है कि आप 4 महीने के अंदर सिलेबस को 3 बार कर लोगे। एक बार आपने पूरा कंप्लीट पढ़ा, दूसरी बार आपने सुधारात्मक तरीका अपनाया, तीसरी बार आपने परीक्षा के लिए रिवीजन कर ली। और मैं कहता हूं इस तरीके से 3 बार अगर आप पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और 4 ही सब्जेक्ट आपको एक बार में लेकर चलना है। 2 सब्जेक्ट राजस्थान जीके, एक गणित या विज्ञान में से सिलेक्ट कर लो और एक अपना पशुपालन का सेकंड बी पार्ट है उसको लेकर चलना ही चलना है, ठीक है। और वहां से बढ़िया सवाल बनने वाले हैं। अब सवाल जो है, सवाल ये है आपका कि सर क्या बिना गणित और विज्ञान के हमारा चयन हो सकता है? तो मैं इसके लिए बिल्कुल एग्री नहीं हूं, सहमत नहीं हूं, मैं आपको नो बोलूंगा। क्यों बोल रहा हूं? देखिए, हालांकि आपकी जो मेरिट है वो कितनी रहेगी भाई, अगर हम अनुमान लगाएं कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो 150 में से जो बच्चा 120 स्कोर कर देगा वो सिलेक्शन लेकर जाएगा, वो सिलेक्शन की रेस में बढ़िया तरीके से होगा, वो सिलेक्शन लेकर जाएगा। तो यहां पे आप कहोगे सर ये 30 सवाल तो हमारे कोई काम में नहीं आ रहे, 120 में ही हमारा सिलेक्शन हो रहा है, तो हम गणित और विज्ञान के अगर 30-35 सवाल छोड़ भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इनकी अगर तैयारी नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन इनसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा कि आप इनको छोड़ दोगे, गणित विज्ञान को छोड़ दिया तो आपका पेपर बन गया 120 सवालों का। 120 में से सारे सही थोड़ी हो सकते हैं, इंपॉसिबल है, ये संभव ही नहीं है कि आप सारे सवाल जो 120 तैयार करके जाओगे वो सही करके आ जाओगे, नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप जो 120 सवाल तैयार करके जाओ ये आसान आ जाए तो आपके सारे सही हो जाए, लेकिन साथ में जो गणित विज्ञान पढ़ के जाएगा वो आपसे आगे निकल जाएगा। यहां से अगर मुश्किल आ जाएगा तो आप वैसे फंस जाओगे क्योंकि गणित विज्ञान वाला आपसे आगे चला जाएगा। तो ऐसे में समग्र तैयारी करने की आवश्यकता है, यानी संतुलन बनाए रखने की बहुत ज्यादा क्या है आपको आवश्यकता रहेगी। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि आप इतना कर सकते हो कि भाई मैथमेटिक्स के अंदर, गणित के अंदर अगर 15 चैप्टर लग रहे हैं, 5 आपको नहीं आ रहे हैं, तो आप 10 करके सेटिस्फाई हो सकते हो कि भाई मैंने 10 पढ़ लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विज्ञान में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में से आपको लगे कि यार फिजिक्स मेरे से नहीं हो पा रहा, फिजिक्स छोड़ दो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री को पढ़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कुछ टॉपिक्स आप ड्रॉप कर सकते हो, इससे आपके सिलेक्शन पर फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए गणित के अंदर आपको चक्रवर्ती ब्याज नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे माथामारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से हो सकता है एक सवाल आए, हो सकता है सवाल आए नहीं, हो सकता है साधारण ब्याज से सवाल आ जाए। तो एक टॉपिक से या 2-4 टॉपिक छोड़ने से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, लेकिन पूरा सब्जेक्ट छोड़ दोगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन रुकने की संभावना रहेगी। तो ऐसे में आपको छोड़ना नहीं है, हाँ कम कर सकते हो, जो आपके समझ आ रहा हो उतना आप कर सकते हो, लेकिन पूरा सब्जेक्ट एकदम आप नहीं छोड़ोगे, ठीक है। इसके बाद में संतुलन बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, कैसे क्या आपको पढ़ना है। अच्छा, एक बात और, कुछ बच्चे खाली ये सोचते हैं कि भाई हम टेस्ट लगा लेंगे तो टेस्ट से हमारा काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। जिस बच्चे ने 60% की तैयारी नहीं करी है, यानी 60% तैयारी जिस बच्चे ने नहीं करी है, उसके लिए टेस्ट लगाना कोई काम की बात नहीं है, बेकार है, टाइम वेस्टिंग है। जब तक आपकी तैयारी 60% तक नहीं पहुंच जाती है, चाहे वो राजस्थान जीके की हो, चाहे वो बी पार्ट की हो, तब तक आपको क्या नहीं करना है, टेस्ट लगाना ही नहीं है। भाई किस आधार पर आप टेस्ट लगा रहे हो?
टेस्ट लगाने के लिए बेस चाहिए, आधार चाहिए, तैयारी चाहिए। उस तैयारी के आधार पर टेस्ट लगाओगे तो जरूर कुछ अच्छा कर पाओगे, वरना टेस्ट मत लगाना। जब तक 60% की तैयारी पर नहीं पहुंच जाओ तब तक टेस्ट मत लगाओ, प्रैक्टिस करते रहो। जैसे मान लीजिए आपने आज पढ़ा है राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत चैप्टर पढ़ लिया, तो आगे कुछ क्वेश्चन आपको करने चाहिए उसके, ठीक है, इसे आपकी प्रैक्टिस होती है। जैसे पुरातात्विक स्रोतों से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए आपने वो पढ़ लिए, यहां से आप मजबूत पकड़ बना पाओगे। मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट को पूरा कर लिया, तो आप इतिहास विषय का पूरा टेस्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो ऑल ओवर टेस्ट होता है, जो संपूर्ण कंबाइंड सिलेबस का टेस्ट होता है, वो लगाने का आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से देखें, पुराने जो सवाल है वो हमें कहां मिलेंगे। तो धुरा क्लासेस एप्लीकेशन पर, अपना जो धुरा क्लासेस एप्लीकेशन है, इस पर एक ब्रह्मास्त्र नाम से सीरीज बनाई हुई है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज पिछले 7-8 वर्षों के पूछे गए जो सवाल है वो सभी समाहित किए गए हैं, चाहे वो कला संस्कृति के हो, चाहे वो आपके इतिहास के हो, भूगोल के हो, प्रशासनिक व्यवस्था के हो, विज्ञान के हो, विज्ञान तक के सवाल जो है वो भी हमने मेंशन कर रखे हैं, आप जाकर देख सकते हो। और 399 में आप पूरा बैच ज्वाइन करना चाहो तो धोरा क्लासेस पर उपलब्ध है। 399 में भाग ए प्लस भाग ब दोनों भाग आपको उपलब्ध करवाए गए हैं, और इसी के अंदर आपको मॉक टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। और ब्रह्मास्त्र जो वो अलग से है, 199 में आप ले सकते हैं, वहां से आपको ये पूरा समझ आ जाएगा कि किस प्रकार के परीक्षा में सवाल बनते हैं। अच्छा, वो व्याख्यात्मक है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए वो व्याख्यात्मक है, सवाल पढ़ लो, व्याख्या पढ़ लो, सवाल बाहर नहीं जाएगा, इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं। अगर कोई बच्चा ब्रह्मास्त्र को बहुत ढंग से पढ़ लेता है तो सवाल बाहर नहीं जाएगा, बस थोड़ा सा आपको नए पुराने जीके का ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक अलग बात है, ठीक है। अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, मैंने कला संस्कृति इतिहास भूगोल के जो स्कोरिंग टॉपिक्स है वो भी आपको बता रखे हैं। अगर आप में से किसी बच्चे ने नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, और इसी प्रकार से आगे मेरे से जुड़ा रहने के लिए धोरा क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने भी नए साथी है वो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। साथ ही आप ये वीडियो पसंद करते हैं तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूं मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको पसंद आई है, तो जरूर आप इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं आगे नए वीडियो से समय, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, जय हिंद, जय जय राजस्थान, राम राम सा, खमा गणी।